भारतीय संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 13 अगस्त तक रहने वाला है और इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। और ये संसद का सत्र लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है। तो आखिर इस सत्र में क्या कार्यवाही होती है, इस सत्र का क्या महत्व है, क्या कामकाज आमतौर पर इसमें देखे जाते हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों को चलिए एक तरफ से समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और सबसे पहले ये जरूरी जानकारी कि दृष्टि आईएएस का द न्यू सेशन सेल आ चुका है। 22 जुलाई आखिरी डेट है इस सेल की, जिसमें कि सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस आपको 50% तक की कम कीमत में मिल जाएंगे। वो कोर्सेज कौन से हैं? दृष्टि आईएएस का कोई कोर्स है, यानी कि यूपीएससी का कोई कोर्स है, या पीसीएस का कोई कोर्स है, या फिर टीचिंग एग्जाम का, या फिर जुडिशरी का, या फिर एसएससी का, या फिर सीयूईटी का। और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज दृष्टि लर्निंग ऐप में मिलेंगे, सब पे 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 87501 और इसी के बाद फिर से 87501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, और सबसे पहले यही बात कि संसद की शुरुआत 20 जुलाई से हुई है सत्र की। मानसून सत्र नाम क्यों पड़ा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मानसून का समय रहता है। कई ऐसे बिल हैं जिसका इंतजार है कि शायद पास हो जाए, जैसे एक इंतजार में ये है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर कुछ हो सकता है। दूसरा ये है कि सरकार से सवाल भी इसी दौरान होते हैं। बड़े बड़े सवाल सरकार से इसी मानसून सत्र में होंगे, हर सत्र में होते हैं। तो आमतौर पर संसद का सत्र क्या होता है, कोई सवाल करे तो आपको कहना है कि कानून बनाने, सरकार से सवाल पूछने और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का काम संसद का होता है, और इसी के लिए सत्र का आयोजन होता है। तो सत्र कौन शुरुआत करता है, यानी कि सत्र को शुरुआत करने के लिए क्या प्रक्रिया है? अनुच्छेद 85(1) कहता है राष्ट्रपति द्वारा सत्र को बुलाना। सत्र तब शुरू होगा जब सत्र को बुलाया जाएगा। सत्र के लिए लोगों को बुलाया जाएगा तो समन जारी होगा। समन कौन जारी करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन उसके पीछे कौन काम करती है? देश की केंद्रीय कैबिनेट काम करती है। अब यहाँ पे 85(1) अनुच्छेद में यह भी शर्त है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, यानी कि साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाने चाहिए। लेकिन आमतौर पर आप देखें तो शुरुआत में ही एक बजट सत्र आ जाता है। जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलता है, मई तक चलता है कभी कभी। फिर उसके बाद मानसून सत्र जुलाई अगस्त के दौरान चलता है, और उसके बाद हम देखें तो नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। तो कोई फिक्स तारीख नहीं होती इन सब की, लेकिन एक अंदाजा मोटा मोटा परंपरागत रूप से जो चल रहा है वो चल रहा है। अब साल में जो 3 है, इनका आप समय आपको याद रहेगा मोटा मोटा। अब 3 प्रकार की शक्तियां देखें तो सत्र को चाहे बुलाना हो, चाहे सत्र को स्थगित करना हो, चाहे सत्र को भंग करना हो, सब जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही। तो यहाँ पे 85(1) सत्र को बुलाने की समन की बात करता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों में को सत्र में बुलाते हैं। फिर उसके बाद 85(2)(a) क्या करता है? सत्रावसान का, यानी कि राष्ट्रपति पूरे सत्र को समाप्त करते हैं। सत्र जैसे कि 13 अगस्त को समाप्त होगा मानसून वाला। फिर उसके बाद 85(2)(b) में विघटन की बात है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं। तो आमतौर पर लोकसभा का विघटन कैसे होगा? कार्यकाल पूरा हो चुका हो, या फिर सरकार अपना जो बहुमत है वो सिद्ध ना कर पाए। अब आती है बात अनुच्छेद 83 लोकसभा बनाम राज्यसभा की। तो यहाँ पे 83(2) कहता है सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, समय से पहले भी भंग की जा सकती है। विघटन के बाद नए आम चुनाव होते हैं, अगर कभी भी विघटन हो गया तो आम चुनाव होंगे। लेकिन राज्यसभा में स्थायी सदन है, या कभी भंग नहीं होती। 1/3 सदस्य ही हर 2 साल में बदलते रहते हैं, यानी कि वैसे तो कार्यकाल हर राज्यसभा सदस्य का कितना होगा? 6 वर्ष का। अब बात आती है, हम उसके बारे में जान गए, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। सत्र के बारे में ही आते हैं कि पहले दिन से अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत जैसे संसद के सत्र की, अभी मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो सारी शुरुआत डिपेंड करती है कोरम की पूर्ति पर। कोरम की पूर्ति का मतलब क्या है कि कार्यवाही संसद की तब शुरू होगी जब एक निश्चित संख्या में कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए संसद में, जो संसद के सदस्य हैं, मिनिमम नंबर जो होने चाहिए। तो क्या है, वो जो है वो 1/10 एटलीस्ट होने चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो जो 55 है संख्या, वो है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए कितनी है? राज्यसभा के लिए 25 है। क्यों? क्योंकि आप देखें तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। तो 543 का 10% 55 के अराउंड पहुंचेगा। और राज्यसभा में 245 का 10% जो है 25 के अराउंड पहुंचेगा। अब बात आती है
कोरम जो हम याद करें तो ये एग्जैक्टली कहाँ से आया है, अनुच्छेद 100 में सांसद संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले देखा जाता है कि संसद सदन में पर्याप्त सदस्य हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ पे ये तय कौन करता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से यह पता चलता है कि मत बराबर होने पर पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देंगे जब भी कोई आगे निर्णय लेना होता है। लेकिन ये सब देखने का काम कौन करेगा, कोरम को भी कौन देखेगा, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, पीठासीन अधिकारी वो होंगे जो अध्यक्षता करेंगे, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अध्यक्षता कर रहे हैं तो वो है, या फिर उनकी जगह पे जो भी अध्यक्षता कर रहा है, या राज्यसभा में अगर उपसभापति कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोरम संख्या याद रखिएगा 55 मैंने बताया था लोकसभा के लिए, 25 राज्यसभा के लिए और 1/10 आमतौर पर 10वां भाग जिसको हम कहते हैं। अब संसद की भाषा क्या होती है, मानसून सत्र में जैसे आमतौर पर ये जो भाषा होती है अनुच्छेद 120 के आधार पे ये होती है कि हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो व्यवहारिक रूप से संसद में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अनुवाद होते हैं, और जो भी मतलब व्यक्ति है अपनी भाषा में अपनी बात रखना चाहता है वो रख सकता है और उसका अनुवाद भी हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडलों के लिए भी यही प्रावधान अनुच्छेद 210 में है, लेकिन केंद्र के लिए 120 में है। अब उसके बाद अगली बात आती है सरकार से सीधे जवाबदेही का जो समय होता है संसद के इस कार्यकाल में, वो प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल सुबह जैसे 11 बजे से शुरू होता है। तो प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 118 जो है उसके आधार पर तय हुई। तो अनुच्छेद 118 में जो है वो ये लिखा है कि प्रश्नकाल कुछ ऐसा उसमें वर्णित नहीं है, लेकिन उसमें है कि इसका आधार अनुच्छेद 118 इसलिए क्योंकि हर सदन अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाता है। तो जब वो नियम बनाए गए सदन की तो उसमें अनुच्छेद 118 के आधार पे बनाए गए और उस नियम में प्रश्नकाल का जिक्र है। तो ये प्रश्नकाल जो है 11 बजे से शुरू होगा और इसके बाद इसकी एक अनुच्छेद 75(3) देखें तो मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी जो बनाता है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है लोकसभा के माध्यम से बनती है। तो अब यहाँ पे अब जो सरकार बनाया है सवाल तो उससे होंगे ही, तो सवाल भी होते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सवाल जवाब सरकार से करने के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो है संसद के सत्र और प्रश्नकाल। और उसके बाद प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे तारांकित प्रश्न में क्या होता है, मंत्री को सदन में मौखिक उत्तर देना है और इसके बाद पूरक प्रश्न भी नहीं पूछा, यानी कि वो प्रश्न दिया तो उत्तर, फिर उत्तर के बाद फिर उससे भी क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। मौखिक उत्तर देना होगा, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस तारांकित वाले में, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। और अतारांकित में क्या होगा, उत्तर केवल लिखित रूप में दिया जाता है, पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं। यहाँ पे पूरक प्रश्न अतारांकित में नहीं पूछाएंगे जिसमें लिखित रूप में उत्तर दिया जाएगा। और तीसरा है अल्प सूचना पत्र, जहाँ पे अत्यंत जरूरी विषय पर कम नोटिस पर पूछा जाता है, उत्तर मौखिक ही होता है। यानी कि बहुत आमतौर पर ये सवाल बहुत पहले ही तय हो जाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी विषय जब होता है तो बहुत कम समय में जल्द से जल्द इसमें नोटिस दिया जाता है और उसके बाद फिर ये सवाल मौखिक रूप से पूछा जाता है, मौखिक रूप से इसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि शून्यकाल फिर आता है। अब इसका जिक्र भी संविधान में नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि जो प्रश्नकाल होता है उसमें सवाल लगभग पहले से आ जाते हैं। अब शून्यकाल में क्या होगा, सबसे रोचक बात इसकी यही कि संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है, ना नियमावली में, लेकिन ये परंपरा में है, 1960 के दशक से चल रहा है। और इसका काम क्या है कि सांसद बिना पूर्व सूचना के अपने क्षेत्र की समस्या, दुर्घटनाएं और तात्कालिक जनहित के मुद्दों को सदन के सामने रख सकते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं जब जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, करंट के टॉपिक होते हैं जिस पर सांसद अपनी बात रख रहे होते हैं, तो किस काल में रखते हैं, ये वही शून्यकाल होता है। अब इसके बाद प्रस्ताव भी आते हैं। आपने कई बार सुने होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया। ये क्या है प्रस्ताव, चलिए इसको समझते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव चर्चाएं होती हैं, कानून भी बनता है लेकिन प्रस्ताव भी आते हैं। तो अनुच्छेद 75(3) में जाइए तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव की बात होगी तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि हमें विश्वास नहीं है कि इनके पास बहुमत है, एक तरह से बात तो ये हो गई, तो बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, कौन लेके आएगा अविश्वास प्रस्ताव, सरकार लेके आएगी। सरकार नहीं लाएगी, विपक्ष लेके आएगा। और जब विपक्ष लेके आएगा तो उसका मतलब है कि अगर वो पास करा ले गया ये प्रस्ताव, यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं था। अब उसके बाद इसकी व्यवहारिक प्रक्रिया लोकसभा नियमावली के नियम 198 के तहत तय होती है।
प्रस्ताव पारित होने पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि सरकार गिर गई। अब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात 75(3) है, ये बार बार आता है, याद रखिएगा। और बात करें तो लोकसभा प्रक्रिया नियम की बात है, नियम 198। अविश्वास प्रस्ताव के पास विश्वास प्रस्ताव किसकी तरफ से आएगा? सरकार की तरफ से आएगा। फिर उसके बाद अल्पकालिक चर्चा, ये देखिए अनुच्छेद 118 के तहत बने कुछ नियमावली जो है उसमें कन्यायी चीजें भी हैं। अल्पकालिक चर्चा में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, लेकिन मतदान जरूरी नहीं होगा। ध्यानाकर्षण होगा। ध्यानाकर्षण में क्या होगा? गंभीर तत्कालीन मुद्दों पर मंत्री का ध्यान खींचा जाएगा, या फिर विशेष उल्लेख क्षेत्रीय या राष्ट्रीय महत्व के विषय सदन के सामने रखे जाएंगे। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो वाजिब रूप से जरूरत के हिसाब से लाई जाती हैं। अब उसके बाद विधेयक से अधिनियम तक बनाने की जो बात होती है, जब बिल होता है तो उसको एक्ट बनाने के लिए बिल को पास कराना है, तो उसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये सब तो ठीक है। लेकिन उसके बाद अब किस प्रकार का विधेयक है, साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, या उसके बाद फिर राज्यों की भी सहमति चाहिए, तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से जिस भी हिसाब से विधेयक जो है एक्ट बनता है, वो एक्ट बनाने का काम भी इसी जगह पे होता है, यानी कि कानून। अब उसके बाद संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक भी होती है। हमें आमतौर पर तो ये पता है कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग बैठते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक भी हो सकती है। अनुच्छेद 108 में ये भी दिखता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और ये कब बुलाएंगे? मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बन रही है, तो सहमति बनाने के लिए क्या होगा? दोनों सदनों को साथ में बैठा दिया, साथ में वोटिंग करा दी। अब यहाँ पे संयुक्त बैठक किस पर? धन विधेयक पर कभी नहीं बुलाई जाती, और अब तक देश में केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। धन विधेयक है, धन विधेयक पर नहीं। धन विधेयक कौन तय करेगा? वो अलग मुद्दा हो गया। आपके लिए प्रश्न है, आप बताइए धन विधेयक कौन तय करता है, और धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अब यहाँ पे याद रखिएगा संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। चलिए अब आपके लिए जवाब भी यहीं पे आ जाएगा। तो धन विधेयक 110 जो है उस अनुच्छेद उसके माध्यम से तय होता है, और तय करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और उसी का निर्णय अंतिम होगा। तो अनुच्छेद 108 पे आ गए थे, 110 पे भी आ गए, और 109 पे आइए। तो अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। अधिकतम कितना समय मिलेगा? 14 दिन। 14 दिनों तक मान लीजिए वो रोक के बैठे हैं, लेकिन उसके बाद वह माने ही जाएंगे, वह पास किया ही जाएगा। लोकसभा उसके सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए उसने कहा कि नहीं ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब सुन लिए जाएंगे। अब ये लोकसभा के ऊपर हो, माने चाहे ना माने। तो संयुक्त बैठक इसके लिए नहीं होगी, धन विधेयक के लिए। अनुच्छेद 108 में हमने संयुक्त बैठक के बारे में पता चला, अनुच्छेद 110 के बारे में हमें धन विधेयक के बारे में पता चला, और अनुच्छेद 109 के बारे में धन विधेयक पेश संदर्भ में और राज्यसभा के संदर्भ में हमें पता चला। अब उसके बाद अनुच्छेद 111 पे आए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचने पर उसके पास कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। या तो स्वीकृति दे देगा, या तो स्वीकृति रोक देगा, या साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज देगा। अब मान लीजिए सदन उसे दोबारा पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। अब स्वीकृति देनी होगी तो वह विधेयक क्या हो गया? अधिनियम बन गया, यानी कि बिल बन गया, एक्ट। अधिनियम जो है विधेयक से बनता है। अब उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति, अनुच्छेद 111। अब सरकार में, यानी कि हम कहें सदन रुकने के जो 4 रूप हैं वो समझिए। सदन किस प्रकार से? जैसे कि आपने स्थगन सुना होगा, जैसे हाल फिलहाल में हो सकता है 20 जुलाई की, हम जिस दिन से शुरुआत हुई है, अगर आज ही आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सुना होगा कि कुछ समय के लिए रुकती है या तय समय पर फिर शुरू हो जाती है, तो स्थगन है। कुछ समय के लिए कई बार रुक जाती है, हो हल्ला हो गया कुछ भी, या अनिश्चितकालीन स्थगन हो जाता है कि बैठक समाप्त हो गई है पर अगली तारीख तय नहीं हुई। तो कभी कभी जब स्थगन लंबा चलता जाता है तो उसको अनिश्चितकालीन स्थगन बना दिया जाता है कि चलो उस दिन तो लग नहीं रहा है कि बैठक हो पाएगी, अब आगे कब होगी वो देख लेंगे, जो भी तय तारीख आएगी वो बता दी जाएगी। फिर एक होता है सत्रावसान, यह अनुच्छेद 85(2)(a) में पूरा सत्र समाप्त, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा समाप्त नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सत्र समाप्त हुआ है, लोकसभा समाप्त नहीं हुई है। फिर विघटन, यानी कि 85(2)(b) की बात करें, केवल लोकसभा कार्यकाल पूरा या समय से पहले भंग होगा नए चुनाव में। तो ये थोड़ा सा अलग है, विघटन को इसके साथ जोड़ के मत पड़िएगा, बस ध्यान पता रहे कि उसके साथ ही है। विघटन तब होगा जब लोकसभा का कार्यकाल या तो पूरा हो जाए या फिर समय से पहले उसे भंग करना, यानी कि अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाई हो, तो ये अलग मसला है। लेकिन मेन सत्रावसान, संसद सत्र से जुड़े हुए जो होते हैं, स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान, ये 3 प्रमुख होते हैं। अब उसके बाद अगली बात आती है, इसके पूरे महत्व की बात करें तो देखिए, संसद की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक देश में जरूरी है, क्योंकि ये जवाबदेह बनाती है सरकार को। तो प्रश्नकाल कार्यपालिका
को हर दिन जवाबदेह बनाता है जब जब सवाल उससे पूछे जाते हैं। शून्यकाल से जो तत्कालीन समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो पाती है। तीसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा बहुमत के भरोसे पर ही टिकी रहेगी, बिना बहुमत के सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद विधेयक से अधिनियम बनता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, चर्चाएं होती हैं और कई चरण के बाद जब वह कानून बनता है तो उस पर एक विश्वास रहता है कि सीधे कानून नहीं बन गया। हालांकि जब बहुत स्ट्रांग बहुमत होता है, जब जब सरकारों के पास कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके पास इतना बहुमत है कि उससे गठबंधन की सरकार नहीं बनानी है, तो वहां पे एक चिंता रहती है कि अपने मन मुताबिक वो कानून बना लेंगे, कोई दबाव महसूस नहीं होगा। तो ये दबाव दो तरीके से देखा जाता है। कभी कोई कहता है कि इस दबाव ना होने की वजह से कुछ कड़े या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर दबाव ना हो, जिसकी सरकार है वो बिना दबाव के कानून बनाती है, तो हो सकता है वो अपने हित के हिसाब से बना ले। तो दोनों डर रहते हैं, ये आपके ऊपर है कि अभी आप एक विद्यार्थी के तौर पर इसे कैसे देखते हैं। और उसके बाद राजनीतिक और नीतिगत दिशा जो इस देश की तय होती है इन संसद के सत्रों से ही तय होती है, चाहे वो मानसून ही क्यों ना हो, चाहे वो शीतकालीन ही क्यों ना हो, चाहे वो बजट ही क्यों ना हो। क्योंकि आमतौर पर आप देखिए तो अभी हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, सोनम वांगचुक जो लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे और वो एक कॉकरोच जनता पार्टी की आपने बातें सुनी, तो अंतिम रूप से वो क्या कह रहे हैं, वो पूरी बात जो भूख हड़ताल चली वो आके वहां तक पहुंचती है कि जिस दिन संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होगा, उस दिन संसद की तरफ एक मार्च होगा। यानी कि पूरा सवाल, पूरी जो अपेक्षाएं हैं वो आज भी उसी संसद की तरफ है, लोग उसी तरफ जा रहे हैं। चलिए, यहाँ के बाद अब आती है बात, सारी बातों को एक बार देख लीजिएगा। 75-3 आपने देखा था सामूहिक जवाबदेही की तरफ जो मंत्रिपरिषद की है। 83 लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल संबंधित है। 85 सत्र सत्रावसान विघटन से है। कोरम की बात की थी हमने, 100 नंबर का अनुच्छेद था। विधेयक पेश हुआ, पारित करने के बाद 107 में थी, संयुक्त बैठक 108 में थी। 109 और 110 धन विधेयक के बारे में हमने जाना था। 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में जाना था। फिर 118 जो है प्रक्रिया के नियम बनाने वाली जो बात थी वह अनुच्छेद 118 में थी, और संसद की जो भाषा के लिए अनुच्छेद था 120 था। अब आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की बात बताइएगा कि संसद के सत्रावसान की शक्ति अनुच्छेद 85 2A के तहत राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, लोकसभा के विघटन की शक्ति भी उसी अनुच्छेद 85 के एक अलग खंड से आती है। और तीसरा, राज्यसभा को अनुच्छेद 83 1 के तहत कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और चौथा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब आपको बताना है कितने कथन सही है, केवल 1, केवल 2 या सी केवल 3 या डी सभी चारों। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे इस सेशन को विराम देते हैं। लेकिन मैंने जो शुरू में एक बात बताई थी कि अगर आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के साथ में, तो एक अच्छा मौका है द न्यू सेशन सेल का, जिसमें कि 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और वो डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिएगा या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहां पे आप सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस में फायदा उठा पाएंगे। या मन में अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8750187501 पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।